वेलकम टू थॉट स्पेस, इतना तो कम से कम करो बोलो। ठीक है। तो हेलो एवरीवन। नहीं ये अपना तकिया कलाम नहीं। नहीं फिर आप क्या समझते हो कि मास क्या होता है? देखो, क्या पढ़ाते हैं वो तो एक अलग चीज है, क्या होता है वो भी एक अलग चीज है। तब तुमको ये मानना पड़ेगा कि फिजिक्स रियलिटी से बहुत डिफरेंट। एजुकेशन सिखाती है कि एक चीज को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं। जब हम फिजिक्स पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो होती है फिजिक्स में, हम डिफाइन करते हैं कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम डिफाइन करते हैं, उसमें से एक क्वांटिटी होती है मास। मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और बाकी इनके अलावा जो क्वांटिटीज होती है वो डिराइव क्वांटिटीज होती हैं, जैसा कि आपको पता ही है। तो आज मैं मास के बारे में बात करना चाहता था। मैं पहली जो फंडामेंटल क्वांटिटी उठाना चाहता हूँ आपके साथ वो है मास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थॉट स्पेस ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम एक थॉट रखते हैं, थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, और हम लोगों को बुलाते हैं ऐसे जो इन सवालों को जवाब दे सके, जो नॉर्मल जनता या नॉर्मल पब्लिक जो है उनमें इस चीज़ का परसेप्शन अलग है। वही जानने के लिए मेरे साथ हैं आज अजय सर। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक क्वांटिटी, जैसा कि मैंने बताया, मास के बारे में। तो पहला सवाल मैं उछालता हूँ सर, और करते हैं डिस्कशन इसके बारे में कि ये जो मास है किसी बॉडी का मास होता है। और अगर मैं किसी अपनी क्लास से किसी बच्चे को उठा के पूछता था कि भाई व्हाट इज मास, तो वो बढ़िया सा आंसर देता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बट इस आंसर में थोड़ा सब्सटेंस कम है। आंसर में थोड़ा सब्सटेंस। तो मुझे जो लगता है, और मैं पूछता था कि भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ मैटर, भाई अब मैटर क्या है? मैटर वो है जिसका मास है। तो ये एक जो है लूप में फंस जाता है इंसान। तो सर आप कैसे पढ़ाते हो, या फिर आप क्या समझते हो कि मास क्या होता है? देखो, क्या पढ़ाते हैं वो तो एक अलग चीज है, क्या होता है वो भी एक अलग चीज है। समझना जो शुरू किया हम लोगों ने, ह्यूमंस ने, मास को, तो वो समझ वहीं से पैदा हुई कि अगर कोई भी चीज है हमारे पास, जैसे ये फोन है अगर, तो हमने ये महसूस किया कि इसको अगर हम पकड़े ना तो ये नीचे जाएगा। अच्छा। मतलब इसको कोई खींच रहा है। बाद में हमने देखा कि अर्थ ही खींच रही है इसको। बिल्कुल सही। और इसे हमें रोक के रखना है तो कुछ फोर्स हमको लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। तो हमने कहा जिसको लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा वो ज़्यादा भारी चीज़ है। अच्छा। या उसका वजन ज़्यादा है। मास नहीं, वेट को हम लोग कंपेयर करते थे पहले। अभी सर जो बता रहे हैं, मैं चाहूंगा सर से कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स में हम कैसे मास को परसीव करते थे, क्या उसके बारे में जानते थे, क्या समझते थे मास जो है, मैं वो जानना तो चाहूंगा। मैथ कम थी चीज़ों में। ठीक है। कॉन्सेप्ट्स थे, हाँ, थ्योरीज थी। ऑब्जर्वेशन कर रहे थे लोग। तो अब उस चीज़ के ऊपर अगर फोर्स ज़्यादा लग रहा है किसी चीज़ के ऊपर, तो हम लोगों ने कहना शुरू किया कि उस चीज़ का वजन ज़्यादा है, भार ज्यादा है, या वो हिंदी में बोला भार भारी ज़्यादा है। है। हाँ, और फिर हमारे पास ऐसा है ना कि हम नेचर में आइडेंटिकल चीज़ें ढूंढ सकते हैं अच्छा। कि भाई ये और ये चीज़ तो बिल्कुल आइडेंटिकल है, मतलब इनका वजन भी बराबर होगा। और उससे हमने स्केल तैयार किया, तराजू। तराजू। जब कोई मशीन नहीं थी, तराजू अवेलेबल था। हाँ, तराजू तैयार किया और उस तराजू में हमने जब चीज़ों को बैलेंस किया, तो हमने दो आइडेंटिकल चीज़ों से पहले तराजू को बैलेंस किया। ठीक है, यहाँ भाई ये तराजू अब बैलेंस्ड है, दोनों साइड बराबर वजन होगा तभी ये टिकेगा। तो फिर हमने देखा कि फिर वहाँ से हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई इतने वजन को हम एक यूनिट बोलेंगे। मतलब अभी तो जैसे मास की यूनिट हम लोग केजी यूज़ करते हैं, बट पुराने टाइम से और अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की यूनिट यूज़ की है। आज भी गांव में जाओ तो मन कोई यूज़ करता है, टन कोई यूज़ करता है, ब्रिटेन में जाओ तो पाउंड कोई यूज़ करता है। बिल्कुल। जैसे पाउंड का भी तो वहीं से कुछ डेफिनेशन है ना कि इतने वॉल्यूम में जो पानी होता है बिल्कुल सही बात। वो एक पाउंड वजन होता बट है। तो अभी हमने, तक हम वेट की ही बात कर रहे हैं, मास इसमें क्या है? ये प्री हिस्टोरिक टाइम पे मास नाम की चीज़ नहीं थी भाई, वेट ही था, मतलब वजन ही था, उसी के रिलेटेड हम बात कर रहे थे दुनिया। ठीक है, ठीक है ना। मास का जो कंसेप्शन है वो थोड़ा आगे का है। जब
लोगों ने बात करना शुरू किया कि भाई इस चीज़ में तो डिफरेंशिएट किया जा सकता है। क्यों, वो कैसे शुरू हुआ? तो मास क्या है, मास के कई तरह के कंसेप्शंस हैं फिजिक्स में। अगर देखा जाए आज की डेट में तो 5-6 तरीके के कंसेप्शन। उनमें से एक कंसेप्शन जो है वो प्री हिस्टोरिक कंसेप्शन, ठीक है ना? दो बोल सकते हैं उसमें। जैसे हम एक शब्द यूज करते हैं इनर्शिया, इनर्शिया, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? जैसे पुराने टाइम से ही लोगों को पता था कि किसी चीज को अगर हम चलाना चाहते हैं तो अलग अलग चीज को चलाने के लिए हमको अलग अलग फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है। ठीक है ना? कोई हल्की चीज है उसको चलाने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ता है, कोई भारी चीज है उसको चलाने के लिए तो ज्यादा। वहां से इनर्शियल मास की डेफिनेशन आई। वहां से कंसेप्शन होता है इनर्शियल मास। इनर्शियल मास क्या है? इनर्शिया है कुछ एक प्रॉपर्टी है किसी भी सिस्टम की जो मोशन के चेंज को रजिस्ट करती है। ठीक है। ये बात लोग बहुत पहले जान चुके थे। बहुत ज़्यादा पहले तो नहीं, बहुत ज़्यादा पहले तो लोग यही मानते रहते थे कि किसी चीज़ को चलाने के लिए कांस्टेंट स्पीड से हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। एरिस्टोटल ने ये बात कही थी, एरिस्टोटल फॉलेसी इसको कहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे लोग जान गए इस बात को कि नहीं, ऐसा नहीं है। और मतलब ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने बताया पहले लॉ से, बहुत पहले लोग जान चुके थे इस बात, बट फॉर्मलाइज नहीं किया था मैथमेटिकली किसी ने। ठीक है। तो फिर हमने ये देखा कि अगर बदलना है उस स्पीड को तो किसी की स्पीड बदलने के लिए तो हमें कम फोर्स चाहिए होगा, किसी की स्पीड बदलने के लिए ज़्यादा। ज्यादा फोर्स चाहिए। तो वहाँ से ये इनर्शिया का कंसेप्ट निकल के आता है कि कोई बॉडी जो है वो अपने मोशन के जो चेंज है, उसका बदलाव जो है उसको अपोज करती है। ठीक है। और वो अपोज करने वाली जो प्रॉपर्टी है वो कुछ है, उसको आज हम इनर्शियल मास के नाम से जानते हैं। और दूसरी जो चीज़ मैं बात कर रहा था कि अर्थ हर चीज़ को खींच रही है, वेट। वेट, और हर चीज़ को अलग अलग खींच रही है, सबको बराबर नहीं। किसी को पकड़ने के लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है, किसी के लिए ज़्यादा लगाना। तो वो भी एक पैरामीटर था। तो हमने कहा यार इसके पास वो चीज़ ज़्यादा है, इसके पास वो चीज़ कम है। किसी का वेट ज्यादा है, किसी का कम। हाँ, ये कंसेप्ट आया एक्टिव ग्रेविटेशनल मास। ठीक है। ठीक है ना? एक्टिव और पैसिव दो तरह के ग्रेविटेशनल। हाउ मेनी कॉन्सेप्ट्स आर देयर इन द मार्केट टू टेल यू कि ये मास क्या है भाई? देखो अभी कुछ 6-7 ऐसे कंसेप्शंस हैं मास को लेके, अलग अलग मॉडल में जो अलग अलग बातें करते हैं। अच्छा। लेकिन ये बात प्रूव्ड है कि वो 6-7 जो पैरामीटर्स हैं वो सब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अच्छा। ठीक है। ठीक है ना? उनको हम मास ही कहते हैं। उनमें से दो के बारे में हम लोग यहाँ बात करना चाहते हैं, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल। बाकी सब के बारे में आगे देखते हैं, कुछ बात करेंगे उसके बारे में भी, उनके बारे में, लेकिन थोड़ी बहुत बात आज भी करेंगे लास्ट। तो वही ग्रेविटेशनल मास था, इनर्शियल मास था। ठीक। कि भाई किसी को धक्का देना है। एक सेकंड, मैं दोनों को समझना चाह रहा हूँ। जो मैं समझाऊं क्या आप बताना वो सही है कि नहीं है। एक बॉडी है, उसमें मैंने एक फोर्स लगाया, जैसे ही फोर्स लगाया वो एक्सेलरेट होने लगी। बिल्कुल होने तो जो रेशियो आएगा फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, हाँ, वो जो रेशियो होगा वो इनर्शियल मास कहलाएगा। वो इनर्शियल मास कहलाएगा। दूसरा है ग्रेविटेशनल मास, कि भाई कोई चीज है उसके नीचे mg लगा हुआ है, मतलब वो उसमें जो फोर्स वेट लग रहा है है। w डिवाइडेड बाई g, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू divided by ग्रेविटी g। है। तो रेशियो ऑफ w बाई g, ये इसका ग्रेविटेशनल मास हुआ। बिल्कुल होगा। और जो हम 11वीं 12वीं में पढ़ाते हैं, इन दोनों में ही ये दोनों मास सेम होते हैं। नहीं, वो तो मैंने तुमको बताया ना कि जितने भी कंसेप्शन है उन सबको मास बोला इसीलिए गया है क्योंकि वो या तो इक्वल है या प्रोपोर्शनल है। ठीक है। इक्वल है तो कैसे इक्वल हमने बनाया उनको, और प्रोपोर्शनल हमने कैसे पता किया, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। अभी क्या है ना, क्योंकि हमने किताबों में पढ़ा हुआ है तो हमको फर्क ही समझ में नहीं आता कि एफ इजकस टू एम ए वाला एम क्या है और एफ इजकस टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर वाला एम क्या है। ठीक है। हमको क्योंकि वो प्री कंसीव नोशन है कि दोनों सेम ही तो है, दोनों मास ही तो है, 2 किलो इधर भी है, 2 किलो उधर 2 किलो इधर भी है, 2 किलो उधर। लेकिन इस बात तक हम पहुंचे कैसे, इस निष्कर्ष तक हम पहुंचे कैसे कि ये जो चीज़ों को बदलने में हमको जो प्रॉपर्टी रजिस्ट कर रही है किसी बॉडी की, और एक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये दोनों प्रॉपर्टी सेम है। बिल्कुल सही बात। इस बात तक हम लोग पहुंचे कैसे?
इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो जैसे 1600 के करीब की बात थी, तो एक कोई बंदा हुआ करता था, ट्राके ट्राके नाम था उसका। वो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर था अपने टाइम का। एस्ट्रोलॉजर भी ऐसा मतलब कि प्री टेलीस्कोपिक जो एरा था उसका वो सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर था। अच्छा। एस्ट्रोलॉजर तब बोलते थे, अब एस्ट्रोनॉमर बोल लो उसको। हाँ, एस्ट्रोलॉजर थोड़ा सा गलत हो जाता है। हाँ मतलब, लेकिन वो चीज अलग जहाँ हुई है ना, वो टेलीस्कोप से ही हुई है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि उससे पहले जो भी था सारी ऑब्जर्वेशन नेकेड आई से थी, तो मतलब वो एस्ट्रोलॉजी ही थी। ठीक ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं वो दोनों ही चीजों को उस समय के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो उसने केपलर को नौकरी पर रखा, और उसके पास क्या है, बहुत पुराने टाइम से बहुत ज्यादा डेटा था, एस्ट्रोनॉमिकल अब डेटा। देखो डेटा डेटा जो था उसका नेचर क्या था कि वो क्या करते थे कि वो ट्रेजेक्टरीज देखते थे हेवनली, मतलब वो जो भी उनको दिख रहा है स्काई में रात के टाइम पे, तो वो नोट करते कि नोट सैटरडे करते को रहते यहाँ हैं। दिखा, हाँ ट्यूसडे को यहाँ दिखा, बिल्कुल, थर्सडे को यहाँ ऐसा ही दिखा, डेटा। और सालों का डेटा था। और उससे पहले कोपरनिकस वगैरह मॉडल दे गए थे हीलियोसेंट्रिक, लेकिन उसके मॉडल से चीजें एक्सप्लेन हो नहीं रही थी पूरे तरीके। तो केपलर ने अपने 3 लॉ दिए फिर। हाँ, केपलर ने उसमें दिमाग लगाया, उसने बताया भाई। और केपलर पहला आदमी था जिसने मास नाम के कंसेप्ट को सामने रखा दुनिया। अच्छा। मतलब वेट वेट ही हम लोग बात कर रहे थे, उससे पहले तराजू बना के चीजों को कंपेयर कर रहे थे, एक यूनिट बना दी थी। हाँ भाई, ये 2 यूनिट के इससे बैलेंस हो रहा है तो ये 2 kg होगी, ये इसकी 3 यूनिट से बैलेंस हो रहा है तो ये 3 kg। कंपेयर कर रहे थे चीजों। उसने बोला कि ये जो चीजें हैं इनके ऊपर पता नहीं क्या होता है, बट ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में चारों तरफ घूम। वो सारा जो भी उसने बताया लॉ, वो सब उसने डेटा के बेसिस पे बताया, क्योंकि वो मॉडल उस डेटा को मैच कर रहा था। दूसरा एक बंदा था गैलीलियो, उसी टाइम के आसपास का। वो एक दूसरी चीज पे काम कर रहा था। उसने कहा यार कि ये जो हम बात कर रहे हैं वजन की, ये वजन तो सबको अलग अलग लग रहा है, लेकिन इसको मैं छोड़ दूं तो ये जा तो सब सेम एक्सेलरेशन से रहे। बिल्कुल, तो उसने बोला कि डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। हाँ मतलब उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में उसने डेटा कलेक्ट किया और उसने ये देखा कि किसी भी चीज में जब हम छोड़ रहे हैं तो वो किसी भी टी टाइम में जो डिस्टेंस चल रही है वो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। वो तभी होता है जब और acceleration ये constant बात हो। हर बॉडी के लिए सेम, ये बात हर बॉडी के लिए सेम। इर्रेस्पेक्टिव कि उसका वजन कितना है। ठीक है। उसका वजन ज्यादा है चाहे कम है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक पत्थर को फेंको और एक फेदर को फेंको, दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे। अगर एयर रेजिस्टेंस वैक्यूम के अंदर ना हो। एयर रेजिस्टेंस कंसीडर ना हाँ, करो तो उसने अलग अलग डेंसिटी के ऑब्जेक्ट्स के साथ ट्राई किया और उसने ये पाया। और उसने एक बहुत बढ़िया थॉट एक्सपेरिमेंट दिया इसी बात को बताने के। उसने कहा कि मान लो ये 3 kg वाला तेजी से जाता है और 1 kg वाला धीरे जाता है, तो अगर इस 3 kg वाले को मैं 1 kg वाले के साथ एक रस्सी से बांध के फेंकूं तो ये 4 kg क्या और तेजी से जाएगा? कि नहीं, कि अगर ये तेज जा रहा है, धीरे जा रहा है, तो रस्सी में खिंचाव आ जाएगा। टेंशन आनी चाहिए, जो कि आती नहीं है। टेंशन इक्वल्स टू ठीक है जीरो। ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ आ भी गई आ भी गई। तो इसके एक्सेलरेशन को कम करेगी, उसके को बढ़ाएगी, इसको खींचेगी और इसको ऊपर खींचेगी। और तो उस केस में तो जो एक्सेलरेशन आना चाहिए वो कुछ बीच का आना चाहिए। तो फिर ये तो तुम्हारी थ्योरी यहाँ पर गलत साबित हो गई, पैराडॉक्स क्रिएट हो गया कि मास बढ़ाने से तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा था, यहाँ मास बढ़ाने से तो नहीं बढ़ा। उसने कहा कि इसका सोल्यूशन यही है कि सब सेम एक्सेलरेशन से जा रहे। ठीक। एक्सपेरिमेंटली भी उसने उस चीज को देखा। ठीक है। लेकिन अब उसको ये नहीं पता कि अब ये तो सबको पता चल ही रहा है कि वजन तो अलग अलग है, भार तो सबका अलग अलग है, लेकिन जा सब सेम एक्सेलरेशन। फिर जब न्यूटन भाई साहब आए तो उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट और सोचा। उन्होंने कहा जैसे ये चीज जा रही है और गिर रही है अर्थ की तरफ, अगर मैं एक टावर पे चढ़ जाऊं और इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक तो ये थोड़ी दूर जाके गिरी, ठीक है। थोड़ा और तेज फेंक तो ये और दूर जाके गिरे, और अगर मैंने बहुत तेज फेंक दिया तो ये धरती के चक्कर काटने लग जाएगी। ठीक है। वैसे बता दो, जो सर बात कह रहे हैं ये इसी रीजन की वजह से, मतलब यही एक थॉट था जो आगे जाकर हमें सैटेलाइट्स भेजने में काम आया। नहीं, उसने उससे फिर उन दोनों चीजों को रिलेट किया कि जो हम इनर्शिया सोच रहे थे। मैं तुझे बता रहा हूँ, आज जब मैंने तुमसे इनर्शिया की बात की और मैंने ग्रेविटेशनल मास की बात की, तुमने पट से पकड़ लिया कि दोनों बराबर हैं क्योंकि तुम किताबों में पढ़ के आए हो। बिल्कुल। लेकिन उस जमाने में किसी ने ये बात पढ़ी नहीं थी। वहां लोग
ये कभी नहीं सोच पाए थे कि ये जो प्रॉपर्टी है और ये जो प्रॉपर्टी है दोनों सेम है। दोनों सेम प्रॉपर्टी, ठीक है ना बात। और मतलब सोच भी रहे थे तो इस बात को साबित करने का उनके पास कोई तरीका नहीं। कोई एविडेंशियल प्रूफ नहीं था। न्यूटन ने ये सोचा कि अगर हम चीजों को मतलब वही घूमने लग गई हो, तो उसने कहा कि ये जो फोर्स है जो चीजों को अर्थ की तरफ ला रहा है, वही फोर्स है जो अर्थ को सन के चारों तरफ भी घुमा रहा है, घुमा रहा है। इलिप्टिकल ऑर्बिट। हाँ, और उसने कहा कि ये जो भी क्वांटिटी है, ये जो प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन, वो फिक्स है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स लगा रही है इसके ऊपर, उसने अपना लॉ ऑफ मोशन बनाया, तो उसने बोला जो फोर्स लगा रही होगी वो इसके जिस भी पैरामीटर के प्रोपोर्शनल है, और ये जो पैरामीटर एफ इज टू एम ए में आ रहा है, ये दोनों पैरामीटर प्रोपोर्शनल अगर हुए तो जब मैं इसको फोर्स डिवाइडेड बाय ये वाला पैरामीटर करूंगा तो ये चीज हमेशा एक कांस्टेंट है। ठीक, भाई इसके ऊपर मान लीजिए इसकी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम मैंने एक्स रख दिया, मैंने मास नहीं। ठीक है। इसके पास एक प्रॉपर्टी है एक्स, बहुत बढ़िया। और इसके ऊपर अर्थ जो फोर्स लगा रही है वो एक्स के प्रोपोर्शनल है, और एफ प्रोपोर्शनल टू ए में जो मेरा वेरिएबल है उसको मैंने बोल दिया वाई। तो मैंने उस इक्वेशन से इसका एक्सेलरेशन निकाला। ठीक है। इसका एक्सेलरेशन जो प्रोपोर्शनल आएगा वो एक्स अपॉन वाई के प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है। इस पे लगने वाला फोर्स इसकी जो प्रॉपर्टी है एक्स उसके प्रोपोर्शनल है, और उसका एक्सेलरेशन जो है वो वाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उस इक्वेशन के हिसाब से, एफ बाई एम, उसको मैं वाई कह रहा हूँ। ठीक है। तो उसने बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली नहीं। एक्सेलरेशन तो मास के इनवर्सली आएगा ना। एक्सेलरेशन मास के इनवर्सली आएगा। तो मैं इसका जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये जो इस पे फोर्स लग रहा है और जो इसका मास है यानी वाई है, इन दोनों के डिवीजन से आएगा। ठीक है। और ये तो कांस्टेंट आ रहा है, ये तो कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब एक्स अपॉन वाई एक कांस्टेंट है। बहुत ही बढ़िया। तो यानी इस बॉडी की ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं ये प्रोपोर्शनल है, और उसने अपनी इक्वेशन में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही 1 रख दिया। 1 F उसने बोला कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन, अगली स्टेप में लिख दिया F इक्वल्स टू m है। इक्वेशन में लिख दिया F इज टू m। तो वो जो बात करना चाह रहा था वो उसने वही किया कि भाई इन दोनों कंसेप्शंस को मैच कराओ। करेक्ट। वहां अगर वो F इज टू 2ma भी लिख देता तो कोई गलत नहीं था। ठीक है ना बात, वो सही ही इक्वेशन होती। तो फिर हम सारी चीजें उसी के हिसाब से, हाँ, सारे कांस्टेंट उसी के हिसाब से 2 से डिवाइड हो जाते, ठीक है ना। तो वहां से उसने बताया कि भाई ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जिस प्रॉपर्टी की वजह से, और बॉडियां जो रजिस्ट करती हैं मोशन को, वो जो प्रॉपर्टी है, ये दोनों सेम प्रॉपर्टी। मतलब प्रॉपर्टी तुम अलग अलग बोल लो इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन, बट इन इसको जिस टर्म में तुम मेजर करोगे वो मेजरमेंट दोनों प्रोपोर्शनल ही आएंगे। ये बात उसने ऑब्जर्वेशन से बताया। ठीक है। फिर उसने इनवर्स स्क्वायर लॉ और वो सब बसड़ मचाई, उसमें सारा काम उसने किया। ठीक है। तो ये तो मास की डेफिनेशन निकल के आई। ये मास की डेफिनेशन निकल के। अच्छा, इससे एक सवाल और उठा है कि न्यूटन ने और क्या काम किया मास को लेकर? न्यूटन ने मास को लेके ये सब बताया। देखो उसने क्या है, फिर एक पूरा मॉडल बनाया। तो 3 लॉज, जो थर्ड लॉ मतलब 3 लॉज ऑफ मोशन जो है, न्यूटन हाँ। 3 लॉ ऑफ मोशन, उसमें उससे पहले क्या वो मास के बारे में जान चुका था, या फिर उसने अपने पहले जो पहला लॉ जो बताता है कि भाई वो इनर्शिया के बारे में बताता है कि अगर कोई बॉडी जो है रेस्ट पे है, उसको चलाना है तो फोर्स एक्सटर्नल एक अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा उसके ऊपर। दूसरा बात बताता है कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस देता है। तो तीसरा बताता है दूसरी बॉडी की, जब एक बॉडी पे फोर्स लग रहा होता है तो दूसरी बॉडी के साथ क्या हो रहा होता है। नहीं देखो, लॉज ऑफ मोशन उसने जो दिए, देखो ऐसा है कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी किसी ने बताई, तो जब उसने उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम रखा है ना, तो उसने पुरानी इंट्यूशन से ही कोई नाम चुराया है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि फोर्स शब्द पहली बार न्यूटन ने प्रयोग किया था, ठीक है। या मास शब्द पहली बार न्यूटन ने प्रयोग किया था, या एक्सेलरेशन शब्द। बट पहली बार उसने मैथमेटिक्स लगाई। नहीं, मैथमेटिक्स मानोगे? नहीं, जैसे हाँ मैथमेटिक्स लगाई। उसने बताया कि भाई मैं जो फोर्स की बात कर रहा हूँ, जैसे पहले क्या धक्का मुक्की हो रही है तो उसको फोर्स कह रहे हैं। पुश एंड
बिल्कुल जैसे मान ले कोई भी फिजिकल क्वांटिटी और पकड़ ले जिससे ज्यादा अच्छी इंट्यूशन, जैसे पावर, ठीक है ना बात। तो पावर शब्द तो अलग कंटेक्स्ट में यूज होता था इंग्लिश लैंग्वेज में, बिल्कुल सही। ठीक है ना बात। और लेकिन जब फिजिक्स में कैसे होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क? नहीं, लेकिन जब रेट ऑफ डूइंग वर्क का हम नाम रख रहे थे तो हमने वहां से चुराया शब्दावली से वो नाम कि ज्यादा और शक्तिशाली कौन है ज्यादा, इसकी रेट ऑफ डूइंग वर्क ज्यादा। हाँ, तो वहां से हमने पावर चुरा लिया, ठीक है ना बात। जैसे फोर्स की बात हुई तो भैया फोर्स की हम बातें कर रहे थे पहले, जब उसको कंसेप्चुलाइज किया गया तो उसका नाम फोर्स रखा गया, ठीक है। ऐसे मास मास लोग वजन वेट ये सब बातें कर रहे थे। मास का कंसेप्शन वैसे जो आपका बंदा था केपलर उसी ने किया था, बट वजन वेट ये सब बात कर रहे थे। न्यूटन ने ये कहानी जोड़ दी कि वेट तो फोर्स है और मास प्रॉपर्टी। मास प्रॉपर्टी, मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फिर वही है कि मतलब हमें नहीं पता, हमें नहीं पता ये सब, ये मॉडल में एक वेरिएबल मेजर उसको मैं हाँ देख, दिक्कत वही आती है ना कि मेजरमेंट वाली जो बात कर रहे हो। अब मान ले अर्थ का मास कोई बता रहा है, मैंने गूगल पे पढ़ के देखा कि समथिंग समथिंग इंटू 10 की पावर 24 kg। अब इसको कैसे नापा तुमने, इसको नापने इसको के किस लिए तराजू पे रखा तुमने? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमने लगाया, gm1 m2/r²। अब फिर हमने हम तो ये कह रहे हैं कि हमने हमने उस मॉडल को सही माना हाँ और उस मॉडल से हमने पता किया कि इस पॉइंट पे छोड़ेंगे तो इतने एक्सीलरेशन से जाएगा। वो एक्सीलरेशन है जी कैपिटल m/r²। बिल्कुल सही। कैपिटल आर हमने पता किया। हमने फिर वो मल्टीपल सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट से वो प्रूव भी किया कि जो हम मान रहे हैं इस तरीके से देखते हैं क्या ये सही होगा, वही आया। अब मेजरमेंट की इस तरीके से भी देखते हैं सही आया। सबसे बड़ी दिक्कत मेजरमेंट की वहां आ जाती है कि तुम बताओ कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है, अब इसका मास कैसे निकालोगे, इसको किस तराजू पे रखोगे, सही बात। वो कैसे बताए? फिर उसके अलग तरीके। कुल मिला के बात यह है कि मास जो चीज है उसको हम जानते बहुत पहले से, उसकी इंट्यूशन डेवलप बहुत पुरानी इंट्यूशन, बहुत पुरानी इंट्यूशन है। क्योंकि ठीक है ना बात? बच्चा जब बड़ा होता है उसको नहीं पता क्या मास है, क्या लेंथ है, क्या टाइम है। वो देख रहा है कि कुछ चीज उठा रहा है, हाँ तो उस उठाने में ही उसको जितना फोर्स लगाना पड़ रहा है वो प्रोपोर्शनल है वेट के उसके। बिल्कुल। तो वो छोटी चीज और बड़ी चीज देखकर ही उसके दिमाग में इंट्यूशन डेवलप्ड है कि इसका मास कम है और इसका मास ज्यादा है, ठीक है। फिर प्रैक्टिस से आगे चीजें बढ़ती हैं। अच्छा, मैं रिलेटिविस्टिक मास के बारे में बात करना चाहता था, आइंस्टीन ने जो दिया था, मगर उसको हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे। इस एपिसोड के लिए मैं आपसे चाहता हूँ कि इस डिस्कशन को खत्म करते हैं। मास को एक लाइन में अगर किसी को समझाना है तो वो एक लाइन क्या होगी? टेक योर टाइम। मतलब मैं तो वेट ही कहूंगा अगर एक लाइन में समझाना। मतलब वेट जो है ना बॉडी, क्योंकि देख भाई हम अर्थ पे रहते हैं, हम जो भी फील करते हैं यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से फील, ठीक है। और फिजिक्स जो है वो उसी के बारे में। फिजिक्स इस बारे में है ही नहीं कि चीजें क्या है, स्टडी ऑफ नेचर, ठीक है ना। स्टडी स्टडी भी कुछ नहीं है, चीजें कैसी हैं इस बारे में नहीं है फिजिक्स। अच्छा, फिजिक्स सिर्फ इस बारे में है कि हम चीजों के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है ना बात, कि ये हमारा डिपार्टमेंट है। भाई कोई दूसरा जानवर है, कोई अलग है, उसकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल अलग है, उसकी फीलिंग बिल्कुल अलग है, वो किसी और टर्म्स में भी सोच सकता है। हम एज अ ह्यूमंस हमारे आसपास की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? तो हम इस गोले पे पैदा हुए हैं, हमने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया। तो भाई जो बच्चा बोल रहा है ना कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मास, वही सही डेफिनेशन है, ठीक है ना बात। अब सब्सटेंस को डिफाइन करने के लिए फिजिक्स वालों ने हजारों कुएं खोद डाले हैं, ठीक है ना बात, लेकिन वो उस कंसेप्ट को नहीं छोड़, वो कोई नया पैरामीटर डिफाइन नहीं कर रहे हैं, वो पढ़ मास को ही आज तक भी समझ नहीं पाए हैं कि मास क्यों होता है किसी चीज के। ठीक है। हम इलेक्ट्रॉन का भी मास निकाल रहे हैं, प्रोटॉन का भी निकाल रहे हैं, न्यूट्रॉन का भी निकाल वो तो हमारे पास स्टैंडर्ड है, हम कंपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल, वो तो हम किसी भी चीज का कर लेंगे, ठीक है ना बात। अब जैसे भाई ऐसा है ना कि लेंथ कंपेयर कर रहा है, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो वो तो अब तो कितनी भी लेंथ कंपेयर कर, ठीक है ना बात। लेकिन इसको अगर छोटा करता जाएगा कहाँ रुकेगा, तो फिर वहां पर चीजें गड़बड़ कर जाती। तो जैसे अब इलेक्ट्रॉन का भी मास नाप रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास नापने का हमारे पास कोई तरीका नहीं। तराजू नहीं बनाया ऐसा जो इलेक्ट्रॉन बना। हाँ, इलेक्ट्रॉन धर दो भैया, ये लो आ गया इसका 9.1 × 10⁻³
इलेक्ट्रॉन का मास नापते हैं वहाँ अलग चुतिया पे चल रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का मास कैसे नापा? पहले किसी ने उसका चार्ज बाई मास का रेशियो नापा, बिल्कुल, Q/m। वो कोई ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें इतने इतने इलेक्ट्रॉन लटका दिए, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो वहां से उसका उसमें हम क्वांटाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं मेरे ख्याल से। नहीं, हमें ये पता था कि हमने इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है तो इतना फोर्स लग रहा होगा, इसके एनर्जी को बैलेंस कर रहा होगा। चार्ज की मतलब चार्ज और इलेक्ट्रॉन निकालने में भी काम आता है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बट वो Q/m रेशियो। हाँ, वो E/m का रेशियो बताता है वो। बिल्कुल सही। वो चार्ज कहीं से और से कैलकुलेट किया लोगों ने, और फिर उनको रेशियो पता था तो उन्होंने कहा मास इतना होगा। उन्होंने हजारों ड्रॉपलेट्स टपकाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, नीचे उनका वेट लग रहा था, ऊपर QE फोर्स लग रहा था। हाँ भाई, तो फिर उन्होंने जितने भी जो भाई डेटा आया उनका HCF लिया। SCF एवरेज बोल लो, जो भी बोल लो। फिर उससे पता चला कि 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इनके ऊपर चार्ज है। चार्ज है। अब देखो वही बात है कि चीजों को जब जितनी डेप्थ में जाते जाओगे उतना कंफ्यूजन बढ़ता जाता है कि भाई क्यों हो रही है चीजें, कोई नहीं बता के गया, हम ढूंढ रहे हैं और अभी भी ढूंढ रहे हैं। अभी भी ढूंढ रहे हैं। और मास तो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं मानता हूं दुनिया में किसी को ही पूरी समझ नहीं। हम उसको कैलकुलेट करना जानते हैं और किस लेवल तक जानते हैं, क्वांटम फिजिक्स की चीजों के तक हम जानते हैं वो कैलकुलेट करना, मगर क्या है इसके बारे में हमें कोई चीज अभी तक पुख्ता नहीं मिली है। मॉडल्स हैं, जैसा सर ने कहा कि 7 कन्वेंशन है, 7 तरीके हैं मास को समझाने के, और 7 सही है, मतलब कोई भी गलत नहीं है। उस मॉडल में, उस पर्टिकुलर मॉडल में वो चीज काम कर रही है। बिल्कुल कर रही है। जैसे रिलेटिविस्टिक मास की तुम बात कर रहे थे, आइंस्टाइन ने यही तो बताया कि चलो ये ग्रेविटेशनल मास तो ठीक है, उसी ने तो ये मिथ तोड़ा, मतलब इक्वल है दोनों। और आज तक भी 2016 तक शायद ऐसा था कि किसी भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम ये नहीं दिखा पाए थे कि इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास अलग है। आइंस्टाइन ने जो बताया वो यही बताया कि बॉडी का जो इनर्शिया है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। जितनी ज़्यादा स्पीड पे तुम पहुंच जाओगे उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा हो जाएगा, उसको एक्सीलरेट करना और ज़्यादा मुश्किल होता है। लो स्पीड्स पे वो फर्क तुम्हें पता नहीं चलता, इतना छोटा होता है। हाँ, तुम्हें लगता है ये कांस्टेंट। और ग्रेविटेशनल मास के बारे में उसने कहा कि वो नहीं स्पीड पे डिपेंड करे। जैसे हम लिखते हैं m बराबर m0 √1 - v²/c², डिवीजन में आता है, रेस्ट मास डिवीजन में √1 - v²/c²। उसमें जो m0 है वो ग्रेविटेशनल मास है, ठीक, और ये जो m है ये इनर्शियल मास है। नहीं तो m0 को हम रेस्ट मास भी तो बोलते हैं। रेस्ट मास भी बोल रहे हैं ना, कि रेस्ट पे जब है तब तो ग्रेविटेशनल और इनर्शियल मास दोनों एकदम बराबर होंगे। सेम है, बिल्कुल सही। अब लेकिन बात वही है ना कि तुमको लाइट की स्पीड के किसी बढ़िया अच्छे खासे फ्रैक्शन तक जाना पड़ेगा, तब जाके तुम इस इफेक्ट को ऑब्जर्व कर पाओ। एक्सपेरिमेंटली वो चीज कर पाना अभी तक तो उतने लेवल पे पॉसिबल हुआ नहीं। बाकी आइंस्टाइन की वो सब थ्योरियां प्रूव हो गई कि टाइम डायलेशन होता है, ये सब। तो खत्म करते हैं इस एपिसोड को। खत्म करते हैं इस एपिसोड को। आगे रिलेटिविस्टिक मास पे मेरा मन थोड़ा सा ऐसा है कि क्या नाम है, भरा नहीं है, तो सर से एक बार और हम बैठेंगे और रिलेटिविस्टिक मास की और बातें रिलेटिविस्टिक करेंगे। मास की भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि ग्रेविटी मास को कैसे इफेक्ट करती है। और सर मास क्यों ना हम ये सारी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे आज हमने मास की बात करी, क्यों ना हम लेंथ की बात करें, टाइम की बात करें, इन सब जो फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एटलीस्ट, उन सब का एक एक छोटा छोटा एपिसोड बनना चाहिए। क्या कहते हो? बनते रहेंगे एपिसोड, अगले एपिसोड में कुछ बात करेंगे। अभी तो पहले मास की ही करेंगे, तो मोल्स की बात करेंगे, उसके बाद टेम्परेचर की बात करेंगे, कभी टाइम की बात करेंगे, कभी टाइम की बात करेंगे। एक थॉट छोड़ेंगे, एक स्पेस है हमारे पास जहाँ पे हम आपके साथ बैठकर ये सब बातें बतिया सकते हैं। आज की बात यही रही कि भाई मास वेट ही है, मास वेट ही है, उसका इंट्यूशन वहीं से डेवलप होता है। तो और फिजिक्स में आपको गलत नहीं पता है, आपको हाँ, सही पता सही पता है एकदम। कोई और तरीका है ही नहीं उसको सोचने का, बाकी सब हवाबाजी है मैथमेटिकल। ठीक है, जो तुम फील कर रहे हो वही तो, और क्या बताओगे तुम दुनिया बिल्कुल में? सही बात। और क्या है तो वो? मास वेट ही है, अमाउंट ऑफ मैटर ही है,
ठीक है ना, लेकिन शब्दों का मोल समझो उसमें, और ये समझो कि जब तुम उतर रहे हो फिजिक्स के फील्ड में, जो भी, अगर यहाँ पर कोई फिजिक्स एंथुसियास्ट, तब तुमको ये मानना पड़ेगा कि फिजिक्स रियलिटी से बहुत डिफरेंट। तो एजुकेशन जो होती है, बहुत सारी ने बहुत सटीक बात करी है, एजुकेशन हमेशा जो है दरवाजा खोलती है नई पॉसिबिलिटीज का। नई पॉसिबिलिटीज का, और वो इसीलिए खोल आपको पाती है। एजुकेशन सिखाती है कि एक चीज को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं। बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो एजुकेशन आपको सिखाती है, जो जो इसीलिए बच्चे में तुम्हारी फिजिकल डेवलप करती है, यूजफुलनेस ढूंढो चीजों के अंदर। मास की जो यूजफुलनेस है उसको समझा लोगों ने, इसीलिए उसको ना समझते हुए भी मान रहे हैं मान रहे हैं, जान रहे हैं, और काम। बिल्डिंगें बना दी हैं, ब्रिजेस बना दिए हैं, एरोप्लेन में उड़ जा रहे हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में थॉट स्पेस के, जहां हम ऐसी कुछ बातें करेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो नीचे कुछ कमेंट वमेंट कर दो और बताओ हमें कैसे और क्या चीज़ों पे हम बात कर सकते हैं। ये एपिसोड बनाने में थोड़ा वक्त लग गया, मैं बीच में काफ़ी सारा कमेंट में ये तो बताओ कि क्या बात करनी चाहिए। क्या बात करनी चाहिए, क्योंकि हम बात करना चाहते हैं और बातें करने के लिए हमारे पास बहुत सारी है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय। बाय।